हाय दोस्त, मैं रंकित बिजाड और रंकित बिजाड स्टडी हब में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल के महत्वपूर्ण प्रश्न का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो कि हम लोगों ने दैविक सभ्यता के सभी प्रैक्टिस सेट को संपूर्ण तरह से अध्ययन कर लिया है और सिंधु सभ्यता के सभी प्रैक्टिस सेट का भी संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। तो चलिए आज हम लोग महाजनपद काल के प्रैक्टिस सेट 1 के तरफ चलते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, जो कि सूची 1 में हमारा महाजनपद दिए गए हैं तथा उनकी दूसरे सूची में राजधानी दिए गए हैं, तो उसको सम्मिलित करना है। तो हम देखते हैं कि पहला जो है गंधार, दूसरा सुरसेन, उसके बाद वत्स और कौशल दिया है। तो इनको हम राजधानी के अनुसार में व्यवस्थित करें तो हमारा ऑप्शन नंबर इसके अनुसार चलते हैं। तो देखें तो यानी गंधार की जो है हमारी, यानी कि गंधार की जो राजधानी होने वाली है ये हमारे तक्षशिला होती है। यानी गंधार की जो राजधानी थी तक्षशिला होगी। वहीं पे सुरसेन की देखे जाए तो सुरसेन की मथुरा होगी। और उसके बाद वत्स की जो होगी हमारे वत्स की जो होगी 3 नंबर का होगा, ये हमारा कौशाम्बी होगा। और उसके बाद कौशल का श्रावस्ती होगी। यानी इसकी सबकी राजधानी ये होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी राजधानी रही। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या क्या है कि गंधार काल में, यानी गंधार प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। ठीक है, उसके बाद इसका और व्याख्या है, आपको डिटेल से पढ़ा रहे हैं हम, जिसमें दिया है कि गंधार जो है प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इस प्रदेश का मुख्य केंद्र आधुनिक पेशावर और आसपास के इलाके थे तथा इस महाजनपद के प्रमुख नगर थे तथा पुरुषपुर, यानी आधुनिक जो अभी पेशावर में तथा तक्षशिला इसकी राजधानी थी। उसके बाद सुरसेन की राजधानी मथुरा तथा बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अवंती पुत्र का राजा था। इसमें और भी डिटेल है कि देखते हैं। वत्स या वंश का वंश प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था तथा यह आधुनिक इलाकों के आसपास के केंद्र था तथा पूर्वोत्तर यमुना की तटवर्तीय भूमि में इसमें सम्मिलित थी। इलाहाबाद से 30 मील दूर कौशाम्बी स्थित इसकी राजधानी थी तथा कौशल जो था ये प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था और इसका क्षेत्र आधुनिक गोरखपुर के पास था। इसकी प्रमुख राजधानी यानी प्रथम राजधानी साकेत तथा अयोध्या, जो अयोध्या के नाम से जिसे जाना जाता था, और द्वितीय राजधानी इसका श्रावस्ती था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। हर एक वंश के किस शासक को कुणिक कहा गया है? तो कुणिक इन्हें आजाद शत्रु को कहा जाता था। व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या में है यही कि कुणिक किसे कहा जाता था। तो ये अजात शत्रु, इनका जो कार्यकाल था 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक था। और बिंबिसार के बाद अजात शत्रु मगध के सिंहासन पर बैठा तथा इसके बचपन का नाम कुणिक था। भगवान बुद्ध के विरोध देवदत्त तथा उनकी उकसाने पर इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी और पिता की हत्या करने के बाद उन्होंने गद्दी पर बैठ गया था। अजातशत्रु ने अपने पिता के साम्राज्य का विस्तार नीति को चरम उत्कर्ष तक पहुंचा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्रा नामक नगर की स्थापना की थी? तो वो उदयन थे। व्याख्या पढ़ लेते हैं। पाटलिपुत्रा यानी कि पाटलिपुत्रा जो है, व्याख्या पढ़ते हैं हम, यानी पाटलिपुत्रा भारत के राज्य बिहार की राजधानी पटना, जो अभी इसका पुराना नाम पाटलिपुत्र था और अभी इसका नाम पटना है। इस नगर का स्थापना 2000 साल पहले हुई थी और इस शहर को पुराने समय में ही प्रमुख नगरों में गिना जाता था तथा पाटलिपुत्र की स्थापना सम्राट अजातशत्रु की उत्तराधिकारी उदयन अपनी राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्रा स्थानांतरित करने के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
शिशुनाग वंश यानी शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया तथा उसके काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था? तो वो हमारे थे, कौन थे? कालाशोक थे। व्याख्या पढ़ लेते हैं कि कालाशोक यह शिशुनाग का पुत्र था जो कि शिशुनाग के 394 ईसा पूर्व मृत्यु के बाद मगध का शासक बना तथा वंश में से इसे कालाशोक तथा पुराणों में कंकड़वर्ण कहा गया है। इसे 28 वर्ष तक शासन किया तथा कालाशोक के काल में प्रमुखतः 2 या महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी दी जाती थी। वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन भी आधुनिक यानी पटना में, जो कि हमारा वैशाली आधुनिक संगीति कहा जा रहा है, यानी मगध की राजधानी स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान का मृत्यु हुआ था। तो 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुआ था। व्याख्या पढ़ लेते हैं। सिकंदर को वापस लौटते समय उनके गणराज्यों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे प्रबल विरोध मालवा तथा क्षुद्रक गणों का था। इस युद्ध में सिकंदर घायल हो गया, फिर भी मालवा नरेश पराजित हो गए, परंतु सिकंदर ने यहाँ का भीषण नगर तथा संहार करवाया तथा वापस लौटते समय रास्ते में 323 ईसा पूर्व में इसे बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिकंदर महान यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था, यानी पोरस यानी पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तट पर पड़ाव डाला था? तो ये झेलम नदी के, जब सिकंदर आए थे भारत में तो उन्होंने पोरस यानी पुरु नदी के सामने, यानी झेलम जो नदी था वहाँ पे इन्होंने झेलम नदी के तट पर आमने सामने में इन्होंने अब क्या किया था कि अपना पड़ाव को डाला था। व्याख्या पढ़ेंगे। झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पंजाब के राजा पोरस का सामना करना पड़ा तथा सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया, मगर उसके साहस के प्रभावित होकर उसने राज्य को वापस कर दिया तथा पोरस अंत तौर पे सिकंदर का सहयोगी भी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस प्रकार का मृत्युदंड यानी पॉटरी भारत में द्वितीय नागरिकरण तथा शहरीकरण के शहरीकरण के प्रमुख प्रतीक माना गया है? तो वो था उत्तरी काल के पॉलिष्कृत बर्तन यानी NBPW। इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। उत्तरी काल के पोलिसदार मतलब मृद भंडार यानी NBPW यानी 1000 से लेकर 400 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद 1930 ईस्वी में प्रथम स्थल तक्षशिला की खोज की गई थी। तो अब तक 1500 स्थल खोजे गए हैं, जिनमें से 70 स्थलों की खुदाई हो चुकी है। यह संस्कृति अनिवार्य रूप से लौह से जुड़ी हुई है तथा तांबा लोहे उपकरणों की भी प्रमुख प्राप्त होती है। यह संस्कृति का आगे द्वितीय नगरीकरण 600 ईसा पूर्व से लेकर जुड़ गई है तथा अर्थात इस ताम्र पाषाण संस्कृति के प्रवर्ती स्थलों में से देहरादून कुआएं एवं पक्की ईंटें एवं नगरों से संबंधित कुछ वस्तुएं भी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पाली ग्रंथ में गांव की मुखिया को क्या कहा जाता था? तो पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को भोजक यानी ग्राम भोजक कहा जाता था। व्याख्या पढ़ते। पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की व्याख्या पढ़ते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती था। व्याख्या पढ़ लेते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती था तथा यह मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है तथा उज्जैन विक्रमादित्य के राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्नंद थे। व्याख्या पढ़ेंगे। नंद वंश प्राचीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं महान क्षत्रिय राजवंश था, जिसने 5वीं-4वीं शताब्दी ईसा पूर्व उत्तरी भारत के विशाल भाग पर शासन किया तथा नंदवंश की स्थापना प्रथम चक्रवर्ती सम्राट क्षत्रिय महापद्नंद ने की थी तथा भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसा साम्राज्य की स्थापना हुई थी जिसकी सीमा गंगा के मैदानी भागों को लंघाई कर गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
ग्रीक यानी यूनानी लेखकों द्वारा किसके द्वारा अग्रिमिज यानी जेंड्रिमिज कहा गया है? तो ये घानानंद को कहा गया है। वे क्या पढ़ लेते हैं? घानानंद यानी घानानंद नंदवंश का अंतिम शासक था तथा यूनानी लेखकों ने इसे अग्रिमिज या ड्रेंडमिज भी कहा है। यह सिकंदर का समकालीन था तथा एवं इसकी शासनकाल में सिकंदर ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों ने किया था। वे क्या पढ़ेंगे हम? भारत पर पहला विदेशी आक्रमण करने वाला शासक ईरान से थे तथा इनका संबंध खानमानी वंश से भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण पर भारत का यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो प्राचीन भारत में दूसरा आक्रमण करने वाला था तो ये हमारे यूनानी थे। वे क्या पढ़ते हैं? भारत में समुद्र के रास्ते खोजकर 15वीं सदी के अंत में हुई, जिसके बाद यूरोपीय भारत का आना प्रारंभ हुआ तथा हालांकि यूरोपीय भारत के अलावा भी बहुत स्थानों पर अपने उपनिवेशों बनाने तथा कामयाब हुए। इनमें कई इकाइयों का भी मुख्य आकर्षण भारत ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारत भूभाग को जीतने के बाद फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत यानी बनाया था? तो इसने बनाया था डेरियस यानी दरायबाहु यानी डेरियस दरायबाहु प्रथम ने। ठीक है, तो वे क्या पढ़ लेते हैं? ईरान के हकमनी वंश के डेरियस यानी दरायबाहु प्रथम शासक ने भारत की भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस का साम्राज्य यानी 20वीं प्रांत बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाइडेस्पास तथा वितस्ता, ठीक ना, वितस्ता आधुनिक जिसका नाम है वितस्ता तथा हाइडेस्पास पहले नाम था और आधुनिक जिसका अभी नाम है झेलम, युद्ध हुआ था जो कि 326 ईसा पूर्व में किन शासकों के बीच में हुआ था? तो ये सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। पढ़ लेते हैं वे क्या? झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पंजाब के राजा पोरस का सामना करना पड़ता था। सिकंदर ने पोरस को पराजित किया, मगर इसका साहस से प्रभावित होकर राजा ने फिर उनकी राज्य को वापस कर दिया था और इससे पोरस ने सिकंदर का सहयोगी हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में किया था। वे क्या पढ़ेंगे? सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व पर भारत पर आक्रमण किया तथा 326 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया से होकर काबुल पर विजय प्राप्त किया और यहाँ सिकंदरिया नामक नगर बसाया और यहाँ नगर गंधार नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करें। सूची 1 में शासक हैं और सूची 2 में वंशज हैं। तो हम इनको व्याख्या से पढ़ेंगे। देखिए, तो इसका पहला होगा बिंबिसार जो है ए, तो ए का ये हमारा हर एक वंश का बिंबिसार था। उसके बाद कालाशोक जो है, ये कालाशोक हमारा है शिशुनाग वंश का कालाशोक। उसके बाद जो है हमारा महापद्नंद जो है, ये हमारे नंद वंश के हैं और वहाँ पे बिंदुसार जो है मौर्य वंश का संस्थापक है। ठीक है, इसके वंश से रिलेटेड है। तो ये हमारा ये ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो हम ऑप्शन नंबर 2 को रिलेट करते हैं। चलिए व्याख्या पढ़ते हैं। बिंदुसार जो है हमारा 558 ईसा पूर्व से लेके 491 ईसा पूर्व तक इसका जीवन काल रहा तथा मगध साम्राज्य का सम्राट था तथा 542 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक इसका सम्राट चला। उसके बाद यह हर एक वंश का संस्थापक था। कालाशोक जो था इसका संस्थापक, इसका शासनकाल 394 से लेके 366 ईसा पूर्व तक चला और उसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना करने वाला शिशुनाग लगभग 412 ईसा पूर्व का 412 ईसा पूर्व तक चला और इसका स्थापना तथा इसका पुत्र इसके काकड़वर्ण के नाम से जिसे जाना जाता था नंदवंश यानी प्राचीन भारत का एक वंश था जो पुराणों में इसका महापद्मनंद
के नाम से भी कहा गया है। बिंदुसार जो था ये 298 से लेकर 272 ईसा पूर्व में यानी मौर्य वंश के राजा था, और जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार को मित्रघात तथा सिंहसेन तथा मद्रसार तथा अजातशत्रु वरीयसार के नाम से भी जाना जाता था। बिंदुसार एक महान मौर्य सम्राट अशोक के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, जिसमें दिया है महाजनपद दिया है और उसके आधुनिक क्षेत्र दिया है। तो ये हमारा इसका भी हम लोग व्याख्या पढ़ लेते हैं ऐसे मिला के कि जैसे पहला है मगध, यानी मगध जो है हमारा ये हमारी पटना यानी गया जिले में स्थित था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट में वत्स यानी वत्स जो था ये हमारा इलाहाबाद का था। उसके बाद कौशल अवध था और अवंती मालवा था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। व्याख्या पढ़ लेते हैं। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। आधुनिक पटना तथा गया जिले में स्थित शामिल थे तथा वत्स्य तथा वंश प्राचीन भारत में से 16 महाजनपदों में से एक था। यह आधुनिक इलाहाबाद के आसपास केंद्र था। उत्तरी भारत का प्रसिद्ध महाजनपद की राजधानी तथा श्रीवास्तव नगर की अयोध्या थी। उसके बाद अवंती यानी पौराणिक 16 महाजनपदों में से एक था तथा आधुनिक मालवा का एक प्रदेश जिसकी राजधानी उज्जैन यानी अम्मिस्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी हमारी गिरिब्रज और राजगीर थी। व्याख्या पढ़ेंगे। षोडश महाजनपद का काल में मगध सबसे शक्तिशाली था तथा मगध की स्थापना हरेक वंश की बिंबिसार ने किया था और गिरिब्रज यानी राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया, अतः विकल्प सी हमारा उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में चयनित किया गया? तो ये हमारा उदयन थे। व्याख्या पढ़ लेते हैं। महावंश के अनुसार अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन भद्र अथवा उदयन ने 460 ईसा पूर्व में 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक शासक रहा तथा पाटलिपुत्र की नगर की स्थापना की थी। तो धन्यवाद दोस्तों, ये हमारा महाजनपद काल की प्रैक्टिस सेट 1 संपन्न हुआ। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।